ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ जो है मेन रोल इंडस्ट्रीज का कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनका मेन रोल अलग होता है और बाकी इंडस्ट्रीज का रोल अलग होता है। सो मेन रोल इंडस्ट्रीज क्या होती है? बेसिक और द की इंडस्ट्रीज होती हैं आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील। ओके, लाइक जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं कि जो प्रोडक्ट्स सप्लाई करती हैं एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे सप्लाई करती हैं, वो प्रोडक्ट्स इनके पास बनते हैं जो रॉ मटेरियल होता है किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, लाइक एक इंडस्ट्री, लाइक जैसे कि एक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रीज जो है ये आयरन एंड स्टील जो है एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, जमीन के अंदर से, अर्थ के अंदर से जो है आयरन एंड स्टील, जैसे कि यहाँ पर दिखा है आयरन एंड स्टील इज वन ऑफ दैट इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज को जो है प्रोवाइड करती है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये आयरन एंड स्टील एक्सट्रैक्ट करती है और आयरन एंड स्टील को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्म में बना देती है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में बना देती है। ठीक है, लाइक बड़ी बड़ी शीट्स बना देती हैं, आयरन की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स, स्टील की बहुत बड़ी शीट्स जो है बना देती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो मेन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो इनसे बड़ी बड़ी शीट्स लेकर उन स्टील्स के रेलिंग बनती है, या सीढ़ी, जो घर में सीढ़ी होती है उसकी रेलिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, और भी डिफरेंट चीजें, आयरन के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, जाल वगैरह में यूज होता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जिस इंडस्ट्री को इन्होंने बड़ी बड़ी आयरन और स्टील की शीट प्रोवाइड कराई है उस इंडस्ट्री के लिए वो जो है रॉ मटेरियल। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर, लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर और फैट। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्टली अपनी इंडस्ट्रीज में सामान बनाती हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचती है। तो उसमें से टूथपेस्ट हो गया, शुगर हो गया, पेपर हो गया, फैन हो गया। अब शुगर इंडस्ट्रीज में भी ये होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, शुगर केन इंडस्ट्री शुगर केन लेती है और शुगर केन लेने के बाद उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड शुगर में। ठीक है, और शुगर इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो शुगर वहां पर बनाई जा रही है, शुगर इंडस्ट्री में जब शुगर बन गई है तो डायरेक्टली कंज्यूमर को जा रही है, यानी कि डायरेक्टली वो होलसेल शॉप पे जा रही है और होलसेल शॉप से जो है वो डायरेक्ट जो है हमारे घर में आ रही है। आयरन और स्टील में क्या है, बड़ी बड़ी शीट्स जो है वो रॉ मटेरियल का काम कर रही है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जा रही है, वो लोग फिर उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जाल, रेलिंग, गेट, बड़े बड़े गेट, लोहे के गेट बनने के लिए आजकल बहुत बड़े बड़े गेट्स लोग बना रहे हैं अपने घरों में। ठीक है, तो वो गेट बनाने के लिए यूज हो रहा है, फिर वो जो है उसको बना रही है और फिर जो है कंज्यूमर है फिर वो उसको ले रहा है। ठीक है, सो ये हो गई आपकी मेन रोल। इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज स्केल, जिसमें कैपिटल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो ओके, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड on an asset of a unit. Okay, and large scale industry limit has a change over a period of time. इनकी लिमिट्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ₹1 करोड़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पे 1 करोड़ से ऊपर जो है उस इंडस्ट्री में खर्च हो रहा है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो है जहां पे 1 करोड़ से कम का लागत जो है पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंसेस स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में ये है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर स्मॉल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, लाइक आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, और जो ऑटोमोबाइल्स के जो छोटे पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। लाइक आपके, और क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत हम डेली लाइफ में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी मेरे सामने जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज वाली है। ठीक है, लाइक हाँ, अगर हम बात करें कॉम्ब हो गया और कॉस्मेटिक की चीजें हो गई। ठीक है, और अपने हेयर क्लिप्स हो गए, ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ गई। प्लास्टिक की जो भी चीजें हैं, बड़ी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, मोबाइल का फैक्ट्री हो गई, लैपटॉप इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर्स के इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी की सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आपकी आती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये जो पैसे वाला जो बताया कि 1 करोड़ से ऊपर जो होगा खर्च, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, और 1 करोड़ से नीचे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। तो ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है, ये जो रुपीज के बेस पे जो इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है, यानी कि कैपिटल के बेस पे भी आप कह सकते हो जो डिवाइड किया है, तो कैपिटल के बेस पे जो डिवाइड करना है, ये गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज करती रहती है। अभी 20 करोड़ चल रहा है, 20 करोड़ से ऊपर जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, 20 करोड़ और 20 करोड़ से ऊपर, और जो 20 करोड़ से नीचे होगी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी। पता नहीं, 20 करोड़ से नीचे 10 करोड़ 15 करोड़ की जो फैक्ट्री सेटअप करेगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा, और वो सोचो कितना ज्यादा वो इंसान करोड़पति होगा। नेक्स्ट आता है आपका ओनरशिप के बेस पे भी इंडस्ट्रीज को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ओनरशिप इसमें आती है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ये 4 तरीके के अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, सॉरी पब्लिक सेक्टर वो होती है जो कि
गवर्नमेंट जो है उसको ओन करती है, या आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट द्वारा सेटअप की गई हैं उन्हें पब्लिक के यूज के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, दैट इज व्हाई टू बी कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर। उसमें आ गया आपका बेल और सेल, ठीक है, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लाइक टेस्को है, बजाज है, ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंडस्ट्रीज है। टेस्को के मालिक जो है पर्टिकुलर एक वन इंडिविजुअल है, बजाज का मालिक बजाज जो बंदा है उसका नाम है बजाज, जिसकी इंडस्ट्री है ये बजाज, ठीक है। उसका पूरा नाम स्टार्टिंग का नाम इतना मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका टाइटल जो है बजाज लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमोबाइल ऑटो लिमिटेड। ऑटो लिमिटेड ये भी एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है इंडस्ट्री है। डाबर का जो एक मालिक है वो इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। सो जो इंडिविजुअली किसी की कंपनी है, लाइक आप रिलायंस ले लो, एयरटेल ले लो, ठीक है, ये इंडिविजुअल कंपनीज हैं। अंबानी की कितनी सारी कंपनीज हैं, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाटा हो गई, टाटा जो है रतन टाटा की कंपनी है। ये सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर कहलाती है, प्राइवेट सेक्टर के बेस पे जो है ओनरशिप दी गई है। ज्वाइंट सेक्टर होता है इंडस्ट्री विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लाइक ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑयल। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो दोनों मिलकर इस इंडस्ट्रीज को जो है चला रहे हैं। इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, और जिसकी इंडस्ट्री है उसकी तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें जो है कंट्रीब्यूट करती है। तो ये पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इंडस्ट्रीज है, और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इंडस्ट्री जो ओन्ड करी गई है, ऑपरेटेड बाय, मतलब ये इंडस्ट्रीज उनकी होती है, वो इंडस्ट्रीज उन्होंने ओन करी है, यानी कि उन लोगों ने खरीदी हुई है, उन लोगों की है। एक तो हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया सप्लायर वो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वर्कर्स और बोथ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और बोथ या दोनों, ठीक है। या तो वो ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, जो सिर्फ प्रोड्यूसर है, सिर्फ वो उसको ऑपरेट कर रहा है, या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर्स, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसकी ओन्ड करी हुई इंडस्ट्रीज है और वर्कर्स की है। They pool in the resources and share the profit or losses. In short, अगर आप कह लो, यहाँ पर 20, 25, 30 लोग जो हैं वो मिलके ऐसी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। और इंडिया में जो आपका एग्जांपल है वो शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र और कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो है आपका अमूल इंडस्ट्री। अमूल इंडस्ट्रीज जो है वो करीब 20-25 लोगों के से सारे 20-25 से शायद ज्यादा ही हैं, तो वो अमूल इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी सोसाइटी 20-25-30 लोगों से ज्यादा ही पूरी सोसाइटी ने मिलके जो है वो अमूल इंडस्ट्रीज जो है खड़ी करी है, और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडस्ट्री है। मेन बंदा जो है वो अलग है, और लेकिन वहां पे शेयर होल्डर जो है वो सभी लोग हैं। कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट होता है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, एक चीज और, ज्वाइंट सेक्टर में जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, अगर ज्वाइंट सेक्टर की डेफिनेशन आती है तो ज्वाइंट सेक्टर में जो एग्जांपल दिया दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये एक ही ऐसा एग्जांपल है, और इसके अलावा और कोई ऐसा एग्जांपल है नहीं ज्वाइंट सेक्टर में। तो ये एग्जांपल आप जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता है तो एग्जांपल के आपके हाफ एन नंबर जो है वो कट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। मतलब आप इंडस्ट्रीज को इस इस कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। इस कैटेगरी के बेसिस पे जो है इंडस्ट्रीज को अलग अलग किया है, यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्रीज जो है बहुत ही हैवी, बल्की, बहुत वेट वाले जो है रॉ मटेरियल यूज करती है, या उसके फिनिश गुड्स जो है बहुत बल्की हैं, बहुत हैवी फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े हैवी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, तो वो आपका हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा। अगर आप हल्के फुल्के जो है हल्के फुल्के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक हो गए छोटी छोटी जो चाइनीज लाइट्स आती हैं, आपने देखा होगा, छोटे बल्ब्स हो गए, छोटे छोटे बल्ब्स भी होते हैं, नाइट बल्ब्स होते हैं, ठीक है। और जो छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं, तारे होती है, वायर्स वगैरह होती है, तो वो जो हल्की चीजें अगर आप बना रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी आपकी लाइट इंडस्ट्रीज। अभी हैवी इंडस्ट्रीज में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल, हैवी गुड्स सच एज आयरन एंड स्टील, तो आयरन स्टील बट ऑब्वियस बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्ट है, तो ये इस तरीके की और भी जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो हैवी इंडस्ट्रीज में आती है। लाइट इंडस्ट्रीज में आ गई दैट यूज अ लाइट रॉ मटेरियल, जो हल्का रॉ मटेरियल जिसमें मैंने आपको बताया, प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज द इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड इंडस्ट्री। जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं आपके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में मतलब लाइट्स ही नहीं आ जाती हैं, बल्ब्स ही नहीं आ जाते हैं, छोटे छोटे प्लग्स होते हैं आपके, प्लग्स आपने देखे होंगे, स्विचेस आपने देखे होंगे, स्विचेस के आसपास जो बोर्ड लगे रहते हैं, ये सारा कुछ लाइट प्रोडक्ट में आता है। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज में आती है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा ब्रॉड डिवीजन देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में और ब्रॉड डिवीजन क्या है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में फर्स्ट आ जाती है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही यूनिक पोजीशन रखती है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल
production and employment generation and foreign exchange. Okay, so significant contribution to industrial production, employment generation and foreign exchange. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? सॉरी मैं आपको ये थोड़ा बताना भूल गई. टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली इट इज टू बी सेड एज कपड़ा इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, जहां पर कपड़े बनते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आती है. मुझे ध्यान से थोड़ा उतर गया. तो कपड़े जो बनते हैं, कपड़े उसमें कोई भी हो सकते हैं, आपके कॉटन के हो सकते हैं, लेनिन हो सकता है, खादी के कपड़े हो सकते हैं, जो आपके सिल्क के कपड़े हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ जो क्लोथ्स हो सकते हैं. तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में. इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है इसका. एम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ ये हमें फॉरेन एक्सचेंज लार्ज स्केल पर लाके देती है. फॉरेन एक्सचेंज लार्ज स्केल पे यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये कपड़े बनाती है, ज्यादा से ज्यादा हमारे कपड़े जो है एक्सपोर्ट होते हैं बाहर. लाइक आपका एग्जांपल होगा, जो हम ब्रिटिशर्स वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो यूके में यानी कि इंग्लैंड में कॉटन के कपड़े बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए उस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन, उस तरीके का जो सॉइल, ठीक है, क्योंकि जो कॉटन के लिए सॉइल यूज होती है दैट इज द ब्लैक सॉइल, ठीक है. तो वैसी सॉइल, वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यूरोप के देशों में, कई ऐसे देशों में जो है वो अवेलेबल ही नहीं है. बेसिकली मोस्टली जो है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में अवेलेबल नहीं है, ब्रिटेन में, ठीक है. तो ज्यादा से ज्यादा कॉटन क्लोथ जो है वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होके जाते हैं. और भी कंट्रीज से भी जाता है, लेकिन हमारे इंडिया से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है. सेल्फ रिलायंट है हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज एंड compete इन द वैल्यू चेन. हमारी इंडस्ट्रीज जो है सेल्फ रिलायंट है. सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर है, और जो एक चेन हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज की एक चेन है, वो चेन जो है पूरी की पूरी कंप्लीट होती है. मीन्स टू से सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है द वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो आत्मनिर्भर है. आत्मनिर्भर कैसे कि स्पेशली अगर हम कॉटन की बात करें, क्योंकि हम यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो कॉटन और बेसिकली कॉटन ही, ठीक है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन अगर हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कॉटन ही दिया हुआ है, तो इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीजें यूज होती हैं, चाहे वो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल हो या बाकी और भी जितनी चीजें हो, ठीक है, कलर्स यूज होने हैं, मशीन्स यूज होनी है, ठीक है, यार्न यूज होना है, डाइंग और फिनिशिंग वगैरह करनी है, ये सारी की सारी चीजें अगर किसी इंडस्ट्री को चाहिए, ये सारी मशीन्स वगैरह जो भी चीजें हो गई, लेबर वगैरह हो गया, वो उसकी खुद की कंट्री में अगर अवेलेबल है, सारी चीजें उसे अपनी कंट्री में मिल जाती हैं. कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप हुई है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट उसी को कहा जाता है, यानी कि आत्मनिर्भर है वो इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर फाइबर प्रोडक्शन है, रॉ फाइबर है, यानी कि ये आपका रॉ फाइबर यानी कि आपका कॉटन है, ठीक है, उसको स्पेरिंग करके जो है यान यानी कि थ्रेड, ये आपका जो है ये थ्रेड है, ठीक है, क्योंकि कॉटन ऐसे डायरेक्टली तो यूज नहीं करोगे ना आप. अब कॉटन जो यूज होगा वो सेम इंडस्ट्री में होगा. कॉटन को पहले थ्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा, थ्रेड के बाद फिर उसको बहुत बड़े बड़े थानों में तब्दील किया जाता है, थ्रेड से फिर कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन कपड़ा जो है वो बड़े बड़े थानों में बनाया जाता है, ठीक है, बहुत बहुत लंबा चौड़ा थान होता है, उसमें कपड़ा बनता हुआ आता है, वो लपेटते जाते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फैब्रिक बन के जो है अलग अलग फैब्रिक बन के तैयार हो गया. वीविंग एंड निटिंग हो गई है, यहाँ पे डाइंग एंड फिनिशिंग हो गई है, इसको डाई भी कर दिया गया है, ठीक है, अलग अलग उसमें डाई कर दिया गया है इसको. उसके बाद फाइनल जो है यहाँ पर गारमेंट बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रही है आपकी शर्ट्स. तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हम लोग शर्ट्स जो हैं वो अलग शॉप से जाके खरीदते हैं, ठीक है, कि भाई शर्ट चाहिए तो अलग से शॉप में शर्ट्स भी मिल जाती है, जब फैक्ट्री से जब माल शॉप्स पे पहुंचता है. और कई बार क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट थान से कपड़ा लेते हैं, तो वो जो डायरेक्ट थान से होता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से कपड़ा शॉप पर आता है, ठीक है, वहां से हम डायरेक्ट थान लेते हैं, कपड़ा कटवाया शर्ट का और जाके टेलर को दिया कि भाई शर्ट सिल दी है, ठीक है. सो ये यहाँ पर सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि जब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप है, उसकी सारी चीजें A to Z सब कुछ जो है वो कर उसे उसकी कंट्री में अगर अवेलेबल हो रही है, मिल रही है, तो वो सेल्फ रिलायंट कहलाती है, ठीक है. अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर सामान के बाद जो है वैल्यू एडिशन हो रहा है. वैल्यू एडिशन मतलब कि रॉ कॉटन जो है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, जब एग्रीकल्चर फील्ड से जो है कॉटन निकाला जाता है, तो रॉ कॉटन जो है वो सस्ता आता है. फिर उसको जब थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी और कॉस्ट लगती है. थ्रेड से फिर जब वो मेन फैब्रिक में बनता है, उसमें थोड़ी और कॉस्ट लगती है, और पैसा लगता है उसमें. फैब्रिक से उसके बाद जब वो प्रॉपर गारमेंट्स में बन रहा है, शर्ट्स वगैरह बन रही हैं उसकी, या बाकी और सामान जो भी बन रहा है, उसमें थोड़ा और कॉस्ट लगती है, उसमें थोड़ा और पैसा लगता है, उसमें मशीन्स भी अलग यूज होती हैं,
ठीक है। तो वैल्यू एडिशन होता रहता है इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो रॉ कॉटन तो हमारे पास अगर मान लीजिए ₹20 का पड़ा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बन के आया तो वो शर्ट हो जाएगी करीब आपकी जो है 600 के आसपास। अगर आज के टाइम पे अगर हम बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो 600, 700, 1000 तक की भी होती है, 1200 तक की भी होती है। कपड़े पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके का कपड़ा जो है वो शर्ट्स को बनाने में यूज किया गया है, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका वैल्यू एडिशन। एक की वैल्यू जो है दूसरे की साथ जो है वैल्यू उसकी जो है बढ़ती जा रही है, कॉस्ट उसकी ऐड होती जा रही है और वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो एक चीज और याद रखना, फाइबर प्रोडक्शन के बाद पहले स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के बाद उसके बाद वीविंग और निटिंग होती है, उसके बाद डाइंग एंड फिनिशिंग होती है और फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर बनता है। तो कई बार बोर्ड में ये एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। और इसमें फिलअप्स आ सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा या यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ से फैब्रिक बनता है, फिर फैब्रिक से जो है गारमेंट बनता है, या यहाँ क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि भाई स्पिनिंग के बाद क्या क्या आता है, वीविंग या निटिंग के जो है स्टेप्स आते हैं। तो थोड़ा सा स्टेप्स को जो है इसको याद करके रख लेना, ठीक है। एक दो बार अगर इसको डायग्राम को अगर आप बनाओगे तो ये आपको जो है लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉटन टेक्सटाइल। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इन एशियंट इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद द हैंड स्पिनिंग एंड द हैंडलूम वीविंग टेक्निक। मतलब पुराने टाइम पे जब हमारे यहाँ पर जो कॉटन जो है जो प्रोड्यूस होता था, वो कॉटन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, खासकर यूरोपियन देशों में जो है बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉटन बनता था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी वाला कॉटन होता था, ठीक है। कोर्स कॉटन मतलब जो खुदरा टाइप का जो कॉटन होता है वो तो हर जगह हर कंट्री में अवेलेबल हो जाता था और बनता भी था, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल फाइन क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट कॉटन हमारे यहाँ बनाया जाता था शुरू से। और हमारे यहाँ से कॉटन ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू से ही बहुत एशियन टाइम से ही जो है वो सप्लाई होता रहा है, एक्सपोर्ट होता रहा है, ठीक है। लेकिन जो कॉटन जो बनता था वो हम लोग हैंड स्पिनिंग से बनाते थे, हैंडलूम वीविंग टेक्निक यूज करते थे, ठीक है। कॉटन से थ्रेड जो बनता था वो भी हाथ से बनता था, चरखा वगैरह चलाया जाता था, उससे थ्रेड बनाया जाता था। थ्रेड बनने के बाद जो निटिंग और वीविंग वगैरह होती थी वो भी जो है हम लोग हाथ से करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के टाइम पे ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, ब्रिटिशर्स तो आए आपकी 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लेकर आए पावरलूम कम इनटू यूज। पावरलूम यानी कि बिजली से चलने वाली मशीन जो कि कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करती है और थ्रेड को देन प्रॉपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। इंपैक्ट ऑफ द पावरलूम ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, तो हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जो आज तक हाथ से वीविंग और निटिंग और सारी चीजें हैंडलूम वगैरह स्पिनिंग वीविंग कर रही थी, वो सारी की सारी चौपट हो गई। उनको बहुत ज्यादा इस चीज का जो है हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा धक्का लगा। साथ ही साथ वो जो इंडस्ट्रीज थी पूरी हमारी ठप हो गई, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ठीक है। दे सफर अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा सेटबैक लगा, सेटबैक यानी कि उनको बहुत धक्का लगा। फेल टू कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये लोग जो थे, हमारे इंडियन लोग जो थे, वो फेल हो गए इंग्लैंड की जो मशीन्स थी उनसे जो कॉटन बनाया जाता था उसके साथ कंपीट करने में जो है फेल हो गए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो मशीन लेकर आए थे उनसे जो कॉटन बन रहा था, सॉरी, उनसे जो कपड़े बन रहे थे, जो गारमेंट्स बन रहे थे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी बन रहे थे। यहाँ पर टाइम लग रहा था, भाई हाथ से बनाने में, मशीन में से बनने में टाइम तो लगेगा। मशीन से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहे थे, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना पा रहे थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ वो लोग क्या करते थे, अपनी जगहों पे, अपनी मतलब कंट्री में सस्ते सस्ते कपड़े और ये सारी चीजें जो है लेकर आते थे, सस्ती मशीन्स में सस्ते जो प्रोडक्ट्स थे वो लेकर आते थे, तो लेकर आकर और हमारे यहाँ बहुत ही हैवी हाई जो उस पे जो है वो बेचते थे। हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो अपने यहाँ ले जाते थे। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो बन रहा था, हमारे यहाँ जो मशीन से, मतलब उनकी मशीन जो हमारे यहाँ कॉटन के कपड़े बना रही थी, उनको अपने यहाँ पर जो है काफी जो है वो लोग सस्ते में बेच रहे हैं काफी। तो हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल बनाने वाले थे कॉटन वगैरह कपड़े, कॉटन से कपड़े जो बनाने वाले थे, वो लोगों को बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे इंडियंस जो वर्कर्स थे, जो ये स्पिनिंग और हैंडलूम और वीविंग वगैरह करते थे, तो हमारे यहाँ के वर्कर्स ने भी धीरे धीरे मशीन चलाना सीखा कि भाई इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। फिर उन्होंने भी धीरे धीरे मशीन से प्रोडक्ट्स बनाना जो है, गारमेंट्स बनाना जो है, उन्होंने भी स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, नाउ इन द अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अच्छा, पहले क्या होता था, ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो महाराष्ट्र गुजरात में होती थी। क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र, गुजरात हो गया या मध्य प्रदेश होगा, जो प्लेट्यू रीजन है, ये ज्यादातर प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए जो कि सुटेबल होती है, वो ब्लैक सॉइल यहाँ पर जो है कॉटन के लिए अवेलेबल रहती थी। तो भाई कॉटन जो है वहीं ग्रो किया जाएगा ना, जहां पर उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होंगी, जहां पर उसके लिए सॉइल अवेलेबल होगी, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट जो है इजिली किया जाए, ठीक है। सो ये सारी चीजों को देखते हुए वाई अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ कॉटन, मार्केट अच्छी होती थी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता था, एसेसिबल ऑफ द पोर्ट फैसिलिटी। पोर्ट फैसिलिटी अगर बाहर भी बेचना है तो पोर्ट फैसिलिटी मुंबई है, वह आपका मुंबई पोर्ट सिटी है, महाराष्ट्र के आसपास समुद्र है, गुजरात के आसपास जो है आपका पूरा समुद्र है, लेबर इजीली मिल जाता था, मॉइस्ट क्लाइमेट, कॉटन के लिए क्लाइमेट जो मैं आपको बता दिया,
etc. contributed towards its localization. The industry has close link with the agriculture. इस इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री का जो लिंक है एग्रीकल्चर के साथ वो बहुत ही क्लोज लिंक है. प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स. फार्मर्स के लिए भी ये एक लिविंग कंडीशन में हेल्प करता है, क्योंकि जितना कॉटन इंडस्ट्री को चाहिए उतना कॉटन जो रहेगा, जितना इंडस्ट्री कॉटन बनाने में, कॉटन के गारमेंट्स बनाने में अगर स्पेंड करेगी, उतना जितना कॉटन इंडस्ट्री में जाएगा उतना कॉटन फार्मर को एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसकी लिविंग जो उसका कहते हैं ना लाइवलीहुड, उसकी जो जीविका है वो जो है वो चलती रहेगी. ठीक है. कॉटन ब्लॉक, जो कॉटन बॉल्स होती हैं जब वो फ्लावर निकल के आ जाता है, कॉटन बॉल को प्लग करने के लिए अलग वर्कर्स चाहिए होते हैं. ठीक है. वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग के लिए अलग वर्कर्स चाहिए, वीविंग के लिए अलग वर्कर्स चाहिए, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, स्विंग और डाइंग वगैरह के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग वर्कर्स चाहिए. तो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इस माफिक है कि बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है. एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन कर रखी है. द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइज. पैकेजिंग चाहिए, पैकेजिंग के लिए अलग वर्कर्स चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग के लिए अलग वर्कर्स चाहिए होते हैं इसके लिए. ठीक है. जो केमिकल यूज हो रहा है कॉटन में डाइंग वगैरह के लिए, उसके लिए अलग वर्कर्स चाहिए. केमिकल्स चाहिए तो केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क करती है. इंजीनियर्स जो है वो आपके मशीन्स और टूल्स बना रहे हैं. कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करना, थ्रेड को फिर बड़े बड़े थान में, कपड़े में, बड़े बड़े कपड़ों में जो थाने होती हैं उसमें कन्वर्ट करना, तो उसके लिए भी मशीन्स की जरूरत है. मशीन कौन बना रहा है? मशीन बना रहे हैं आपके इंजीनियर्स. तो इससे इंजीनियर्स को भी क्या मिल रहा है? जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम मिल रहा है. पैकेजिंग मटेरियल को भी, वर्कर्स को भी उसके लिए काम मिल रहा है. केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं, डाइज जो यूज हो रही है, उन वर्कर्स को भी इसके वजह से काम मिल रहा है. ठीक है. डिड यू नो द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 1854. तो सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है सबसे पहले मुंबई में ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी थी 1854 में. द 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप. इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी. दो हमने बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर जो है, हमने नहीं मतलब बाकी वर्ल्ड ने जो है दो बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर लड़ी हैं. ठीक है. और उस टाइम उन दोनों ही वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था. देयर वाज अ डिमांड फॉर अ क्लॉथ इन यूके. मैंने आपको पहले बताया था ना, यूके में कॉटन के क्लोथ्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और आज भी रहती है. दे गिव अस अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और इन्हीं दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है कॉटन, आज भी कॉटन के कपड़े, क्योंकि यूके में वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, सॉइल नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए ही, पहली बात तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन ही एक आप रीजन नहीं बोलोगे, तो क्लाइमेट कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे सुटेबल एनवायरमेंट नहीं है, ये आप कह सकते हैं. ठीक है. उसी दौरान जब 1854 में यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने मिल सेटअप करी, तो उस टाइम पर कॉटन की वहां पे दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है, क्योंकि लोगों को चाहिए थे कपड़े, क्योंकि पूरा ब्रिटिश जो था वो वर्ल्ड वॉर में कूदा पड़ा था लड़ाई करने के लिए, तो वहां की जो इंडस्ट्रीज जो कॉटन से जो कपड़े बनाती थी वो इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी बंद हो गई, क्योंकि वहां के सारे पूरा यूके जो है वो इंडस्ट्रीज पे असर हुआ वर्ल्ड वॉर की वजह से. इसलिए लिखा हुआ गिव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट. यहाँ की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई. उसी हमारी इंडस्ट्रीज का जो है इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था. इंपॉर्टेंस कह लीजिए या उनकी तारीफें कह लें, अगर क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज या उनके एडवांटेजेस, तो ये सारे आप एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी स्पिनिंग का हमारा क्या है. ये कुछ है हमारी डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं, या हम इसको फीचर्स भी कह सकते हैं. एक कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी कंट्री में इन सारी चीजों को लेकर, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कॉटन या वीविंग, स्पिनिंग, इन सारी बातों को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी अराइज रहती थी. ठीक है. अब वो क्या थी कि वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु. अच्छा, स्पिनिंग जो थी वो हमारी कुछ ही जो स्टेट्स थे, हमारी कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर स्पिनिंग जो है की जाती थी, मतलब सेंट्रलाइज था, तो कुछ ही सेंटर्स थे. वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड. वीविंग जो थी वो काफी डिसेंट्रलाइज थी. प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉपरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग. तो जो स्पिनिंग होती है ना, कोई भी कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरीके के तरह से स्पिनिंग और वीविंग की जाती है. ठीक है. और अलग अलग तरीके की स्पिनिंग और वीविंग के दौरान जो किसी भी कॉटन के कपड़े में जो प्रिंट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस में जो है बनाई जाती है. लाइक उसमें कढ़ाई भी होती है, जरी का काम भी होता है. ठीक है. कॉटन में भी होता है, सिल्क के उसमें भी होता है. तो स्पिनिंग का जो स्पिनिंग मतलब क्या होता है, आपका धागा होता है. ठीक है. सो इसलिए स्पिनिंग जो थी, धागा बनाने का जो काम होता था वो सिर्फ आपका महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही आपका धागा बनाने का काम होता था. ठीक है. लेकिन जो हमारा वीविंग था, यानी कि जब कपड़ा प्रॉपर अलग अलग धागों से मिलके जो कपड़ा बनाने का काम होता था, वो हमारे पूरे देश में पूरा फैला हुआ था. वो सेंट्रलाइज्ड था और ये डिसेंट्रलाइज था. अब क्यों था ऐसा रीजन? क्योंकि धागा इन ही पर्टिकुलर स्टेट्स में क्यों बनता था?
क्योंकि स्पिनिंग का जो वर्क था ये सिर्फ इन्हीं प्लेसेस में डिसेंट्रलाइज था, क्योंकि कॉटन यहीं ग्रो होता था, कॉटन जो है वो एज अ रॉ मटेरियल है, तो इसीलिए यहाँ पर ही धागा बनाने का काम होता था इन्हीं स्टेट्स में। और कॉटन यहाँ क्यों ग्रो होता था, कॉटन यहाँ इसलिए ग्रो होता था क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल आपकी जो है पाई जाती है। अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है कि भाई नहीं एल्यूवियल सॉइल में भी कॉटन ग्रो हो जाता है, रेड सॉइल में भी कॉटन ग्रो हो जाता है, कॉटन यहाँ भी मिलता है वहां भी मिलता है, तो इट्स टोटली रॉन्ग। एंड प्लीज डोंट स्टडी सोशल स्टडी एनी काइंड ऑफ इंग्लिश टीचर और एनी काइंड ऑफ साइंस टीचर, ठीक है। सो ब्लैक सॉइल जहां पर होती है वहीं कॉटन ग्रो होता है, क्योंकि कॉटन वहां ग्रो हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री में जा रहा है, तो वहां पर ही वो धागा जो है वो इजीली बना सकते हैं इस वजह से, ठीक है। किसी प्लेसेस में कोई सिटीज में जो एल्यूवियल सॉइल है जहां पर कॉटन की खेती होती है, तो वहां पर वो लोग जो है एल्यूवियल सॉइल में जो कॉटन के को ग्रो करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स है केमिकल चाहिए होता है, तो वो थोड़ा बहुत एल्यूवियल सॉइल में ब्लैक सॉइल भी मिक्स करते हैं और जो केमिकल्स वगैरह वो भी मिक्स करते हैं, तब जो है फर्टिलाइजर्स ग्रो करके तब कॉटन ग्रो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सो ये रीजन था। और जो वीविंग का है, वीविंग पूरे देश में था, ठीक है। तो वीविंग में ये था कि जो धागा बना के जो कपड़े बनाते हैं ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कपड़े अलग अलग तरीके के कपड़े बनते हैं, उसमें जरी का काम भी होता है, अलग अलग तरीके की प्रिंट्स होते हैं, वो प्रिंट्स वगैरह वो सारी चीजें जो है वो थ्रेड से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का थ्रेड होता है, लेकिन थ्रेड आपको मिलेगा एक ही जगह पे, लेकिन जब कपड़ा बनने का काम होता है तो वो पूरे हमारे देश में होता है, तो वहां पर हर जगह ये थ्रेड जो है सप्लाई होता है, फिर वहां पर थ्रेड को मिला के जो है कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग तरीके की डिजाइन ऑफ वीविंग के टाइम पे अलग अलग तरीके के डिजाइन यूज होते हैं। ट्रेडिशनल सिल्क यूज होता है इनकॉर्पोरेटिंग, ठीक है। सिल्क का भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में सिल्क के कपड़े यूज होते हैं। आपने देखा होगा सिल्क के जो कपड़े हैं उनमें भी कढ़ाई वगैरह होती है और अलग डिफरेंट जरी वगैरह का भी काम वहां पर भी उसमें भी होता है। सो इंडिया हैज अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया का जो प्रोडक्शन है, वर्ल्ड क्लास है, प्रोडक्शन तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इंडिया जो है अपने खुद के ही देश में जो है हमारी कंट्री में जो है अच्छा थ्रेड जो है, जो फाइन कॉटन का जो थ्रेड होता है, जो अच्छा कॉटन है वो हमें नहीं मिल पाता, वो सारा का सारा जो है लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, और लो क्वालिटी वाला जो थ्रेड है वो हमें दिया जाता है। हमें लो क्वालिटी वाले थ्रेड से हमारी कंट्री में जो है सारा कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं, और जो हाई क्वालिटी वाला जो थ्रेड होता है वो होता है हाई क्वालिटी वाला जो कॉटन होता है वो होता है एक शिन्स्ड, जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी आप पढ़ोगे शिन्स करके एक है, कॉटन की क्वालिटी है ये, बहुत ही फाइन बहुत ही सॉफ्ट एक तरीके का वो ना मलमल कॉटन होता है, हाँ बहुत ज्यादा मलमली वाला टाइप का कॉटन होता है, ठीक है। एक तो शिन्स है और एक और है। So class production is a spinning. India has a world class of production, but weaving supply low quality of fabric. Cannot use much of the high quality yarn produced in the country. तो मैंने आपको बताया ना, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर वो हाई क्वालिटी हमारे यहाँ नहीं देते हैं। हाई क्वालिटी का जितना भी कॉटन होता है वो सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री में लो क्वालिटी वाला कॉटन रह जाता है। वीविंग इज डन बाई हैंडलूम। तो आज भी हमारे कंट्री में हाथ से भी वीविंग होती है, हाथ से भी कपड़ा बनाया जाता है। वीविंग यानी कपड़ा बनाना, ठीक है। और हमारे पावरलूम वगैरह और मिल्स वगैरह में भी जो है कॉटन यूज किया जाता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है आपका हैंडस्पिन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये हैंडस्पिन खादी बनाया जा रहा है। ये जो खादी भी जो है कॉटन से बनता है, उसमें कुछ और चीजें भी जो है मिक्स करी जाती हैं इसके अंदर, और फिर इससे जो थ्रेड बनता है वो थ्रेड जो है वो खादी वाला थ्रेड होता है, ठीक है। तो ये वही उसी टाइप का ये हैंडस्पिन खादी है, जैसे चरखा, गांधी जी चरखा जैसे यूज करते थे, तो वो चरखे से जो है कॉटन से थ्रेड, प्योर कॉटन से थ्रेड बनता था। लेकिन यहाँ पर जो है हैंडस्पिन खादी में मतलब कॉटन में कुछ और भी चीजें, अलग अलग वैरायटी कुछ और यूज करके यहाँ पर ये खादी बनाया जाता है। तो खादी जब घरों में बनाते हैं ये लोग, ये हैंडस्पिन खादी से हाथ से अब आज भी बनता है, ठीक है। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये घरों में ज्यादातर किया जाता है, और घरों में क्योंकि ये घर में बनाते हैं इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इन्वॉल्व रहने की वजह से इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। अगर घर में आप जो है कोई भी इस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके की कोई इंडस्ट्री खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं, इस तरीके मतलब कोई छोटा मोटा काम करते हैं, छोटा काम तो नहीं होता वैसे तो ये बड़ा ही काम होता है, लेकिन ये घर में हाथ से बैठ के घर में बैठ के बनाया जा सकता है। तो उसको, उस जगह को या उस इंडस्ट्री को कहने का, वो छोटी इंडस्ट्री होती है लेकिन उस जगह को या उस इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड। तो यहाँ पर इसमें क्या बताया है कि भाई इंडिया जो है वो लार्जर एक्सपोर्टर है कॉटन के थ्रेड का, ठीक है, यार्न टू जापान। तो हायर एक्सपोर्टर है जो यार्न जो है जापान को देता है वो, ठीक है। जापान के अलावा, इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं जो जो इंडिया से जो है यार्न लेती हैं या कॉटन थ्रेड एज अ, आपकी यूएसए है, यूके, रशिया, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो हमसे जो है
यान मंगवाती है। तो हमारे पास जो यान आता है, सॉरी हमारे जो यान बाहर जो जाता है, ठीक है, जितना यान जो है जो एक्सपोर्ट होता है, जो बाहर ये कंट्रीज जो हमसे यान मंगाती हैं या थ्रेड मंगाती है, थ्रेड कह लीजिए, यान मीन्स जो है थ्रेड होता है, ठीक है, जो धागा मंगाती हैं वो हाई क्वालिटी का होता है। तो ये कोई लोग नहीं करते हैं कि लोग जो है बाहर भेज देते हैं, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का खेल है। गवर्नमेंट जो है हाई क्वालिटी, बहुत सारी टीचर्स आपको ये नहीं बोलेंगी कि गवर्नमेंट करती है, कहती है जो हाई स्पिनिंग वाला है वो जो है लोग जो है बाहर भेज, लोग कैसे भेज देंगे बाहर, लोग थोड़ी ना भेजेंगे। जब कॉटन पूरा का पूरा कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद जब वो फैक्ट्री में जाता है, थ्रेड बनता है, तो वहां पे सब जगह जो है ना गवर्नमेंट के जो है, तो जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है, जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है और जितना कॉटन से जितना भी थ्रेड प्रोड्यूस होता है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट की नॉलेज में रहता है। गवर्नमेंट खुद जो है अच्छी क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला सारा का सारा जो है थ्रेड जो है बाहर एक्सपोर्ट करती है इन सारी कंट्रीज को। ये जितनी हमारी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, रशिया, एशियन कंट्रीज, ठीक है, हमारी जो स्पिनिंग मिल है आर द कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। जो हमारी स्पिनिंग वाला जो मिल है, यानी कि स्पिनिंग तो जहां पे थ्रेड बन रहा है, तो थ्रेड बनने वाली जो हमारी मिल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का थ्रेड बनाती है। स्पिनिंग मिल क्या होता है, जब स्पिनिंग मिल वो होती है जहां पर कॉटन से जो है आपका थ्रेड बन रहा है, थ्रेड कह लो या यान, आर द बोथ द सेम थिंग, ठीक है, थ्रेड बन रहा है या यान बन रहा है, जिन इंडस्ट्रीज में या जिन मिल्स में बनता है उसे कहा जाता है आपका स्पिनिंग मिल्स, ठीक है, उनको स्पिनिंग मिल्स कहा जाता है। तो ये जो स्पिनिंग मिल्स होती हैं, तो ये हमारी कंट्री में मतलब वर्ल्ड लेवल का काम कर रही है, वो पूरा मतलब ग्लोबली जो है बहुत अच्छा थ्रेड जो है प्रोड्यूस करती है। अच्छा थ्रेड तो तभी प्रोड्यूस होगा, कॉटन तो एक जैसा होता है लेकिन उसमें क्वालिटी होती है, कॉटन में भी क्वालिटी होती है। तो जब भाई हाई क्वालिटी कॉटन होगा तो थ्रेड भी हाई क्वालिटी ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो हमारी ये वीविंग और निटिंग एंड प्रोसेसिंग वाली जो ये यूनिट्स हैं, ठीक है, वीविंग हो गया वो जहां पर जो है आपका थ्रेड से कपड़ा बन रहा है, फिर कपड़े को निटिंग किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, जो मशीन्स में डाला जाता है पूरे के पूरे थ्रेड को निट वगैरह करने के बाद, जहाँ पे निटिंग वगैरह होती है, अलग अलग इसकी मिल्स होती है, अलग अलग यूनिट्स होती है। तो पूरा प्रोसेस होने के बाद कैन नॉट यूज अ मच ऑयल। तो ये जो सारी चीज़ें जो मिल्स जो हैं, जो इंडस्ट्री यूज़ करती हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का यान जो है प्रोड्यूस इन द कंट्री उसको नहीं यूज़ करती। हाँ, यान यानी थ्रेड, ठीक है, वो लो क्वालिटी वाला यान जो है प्रोड्यूस करती है, सॉरी लो क्वालिटी वाला जो है यान जो है वो लोग यूज़ करते हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है खुद हाई क्वालिटी वाला जो यान होता है, हाई क्वालिटी वाला जो थ्रेड होता है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देती है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कौन सा हमारे साथ अच्छा कर रही है, क्योंकि कई ऐसे टीचर्स हैं ना, वो बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ये किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ उतना बुरा। हमारे खुद की गवर्नमेंट हमारे साथ कौन सा अच्छा कर रही है, हाई क्वालिटी वाला तो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे कि ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और जो बेकार क्वालिटी वाला जो यान है वो जो है हमारे लिए रख दिया। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी फ्रेगमेंटेशन, अ मेजर ड्रॉबैक फॉर डिक्लाइनिंग शेयर, जैसे मैंने अभी ये पैराग्राफ पढ़ा था। फ्रेगमेंटेशन यानी कि हमारे यहाँ कॉटन से थ्रेड बनाना का जो स्पिनिंग वाला जो यूनिट है, स्पिनिंग वाली यूनिट तो हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और ग्लोबली एक हाई क्वालिटी का थ्रेड बनाकर पूरा इंटरनेशनल लेवल में जो है उसको सेल आउट कर रही है, उसे एक्सपोर्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी खुद की गवर्नमेंट कर रही है। तो हाई क्वालिटी का थ्रेड जो है हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे उसे एक्सपोर्ट कर देती है। अब होता क्या है, जो हमारी वीविंग है, निटिंग है और बाकी आगे के जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये टुकड़ों में बटे हुए। कोई एक बड़ी हमारे यहाँ पर कोई बड़ी अच्छी कॉटन की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो कि इन सारी चीज़ों को एक साथ जो है इनसे काम करवा सके, ठीक है। वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग का जो सारा काम है, कोई अच्छा ब्रांड बना के हमारी जो कॉटन हमारी जो इंडस्ट्री है, जो वीविंग वाली इंडस्ट्री है, वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। छोटी छोटी कॉटन टेक्सटाइल की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं और छोटे छोटे लेवल पे वो काम करती हैं, छोटे छोटे ब्रांड है हमारी कंट्री में। इसकी वजह से हमारे कई ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि वो जो अच्छा कॉटन होता है ना वो बाहर एक्सपोर्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए कर देती है क्योंकि इन इंडस्ट्री से, वीविंग्स और निटिंग से जो है कोई अच्छा इनको नहीं मिल पाता, मतलब इनकी कमाई जो है वो अच्छी नहीं हो पाती। इसकी वजह से ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉटन यान होता है वो जो है धागा जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और बाहर से जो कपड़ा निर्यात करने वाले कपड़ा निर्माता जो होते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, थ्रेड से जो कपड़ा बनाते हैं, जिन फैक्ट्रीज में कपड़ा बनता है, कपड़ा बनाने वाले, तो वो बहुत अच्छा वाला कॉटन जो है फिर उनको बाहर से जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी और प्रॉब्लम्स क्या है, लाइक इरेगुलर पार्ट सप्लाई होती है, क्योंकि जो और जो इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो वीविंग इंडस्ट्री है या कॉटन इंडस्ट्री है जो इफेक्ट करती है, फिर हमारी कंट्री में जो है तो इरेगुलर सप्लाई, पावर सप्लाई बहुत रहती है, कहीं कहीं पे मतलब बिजली बहुत आती जाती रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ कहीं कहीं पे बहुत अच्छी, कोई कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे बहुत रहती है लाइट, कुछ ऐसी प्लेसेस है नहीं रहती हैं। ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरीज हमारी फैक्ट्रीज में जो है यूज़ होती हैं। पुरानी मशीनरीज जो यूज़ होती हैं, ऑब्वियसली सी बात है उनसे काम कम ही निकलेगा, उनसे जो है ज़्यादा काम नहीं निकल सकता, बहुत अच्छी बहुत लॉन्ग टाइम तक वो जो है काम नहीं कर सकती हैं।
तो लेबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन लेबर जो है वो कम काम करके देती है, ज़्यादा काम नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। स्टिफ कंपटीशन भी बहुत है फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर को लेके और कॉटन को लेके काफ़ी स्टिफ कंपटीशन है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है ज़्यादा ये कहा जाता है ड्यूरेबल रहता है, तो उस वजह से भी कंपटीशन बहुत है। रिक्वायरमेंट इंप्रूवमेंट इन वीविंग सेक्टर्स इंस्टेड ऑफ द एक्सपोर्टिंग यार्न। तो हमारी कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम अपनी कंट्री में जो है अच्छा हाई क्वालिटी वाला, अगर अपनी कंट्री में जो है हाई क्वालिटी वाला थ्रेड, हाई क्वालिटी वाला कॉटन अगर हम यूज़ करेंगे, अपने लिए रखेंगे, इंस्टेंट ऑफ हम सारा का सारा धागा जो है उसको बेच देते हैं, उसको बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हमें अच्छे कपड़े जो है बाहर से मंगाने पड़े, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें जो है स्टेप्स जो है लेने पड़ेंगे। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो India is the largest producer of raw material and jute goods and stand at second place as an exporter after Bangladesh। तो बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे आता है जूट एक्सपोर्टर में। जूट उनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बांग्लादेश, और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। एक्सपोर्टर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है, ठीक है। जब इंडिया बांग्लादेश दोनों सेम था, एक ही कंट्री थी, एक ही देश था, तब हम ही नंबर 1 पे आते थे, ठीक है। अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट है, बट स्टैंड एट द सेकंड प्लेस इन द एक्सपोर्टर, ठीक है। लेकिन हम जो है सेकंड नंबर पे, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जरूर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हम स्टैंड करते हैं सेकंड नंबर पे आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में इसलिए क्योंकि वहां पर जूट के लिए अवेलेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्योंकि जूट जो है वो इसी तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकता है। और हमारी कंट्री में बांग्लादेश की मिलती जुलती जो क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पास में। अगर मान लीजिए ये वेस्ट बंगाल है तो ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी ही है दोनों में, क्योंकि वो जूट जो है वो ज़्यादा ग्रो होता है आपका लोमी सॉइल में, ठीक है। लोमी सॉइल वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में पाई जाती है आपकी लोमी सॉइल, और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर, ज़्यादातर मैक्सिमम ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, क्योंकि ओशन पास हैं, रिवर्स हैं, तो बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ठीक है। इंडिया मोस्ट ऑफ द मिल आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना, वेस्ट बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आपकी सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली अलॉन्ग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट, ठीक है। क्योंकि हुगली रिवर है, तो हुगली रिवर के आसपास ही ये आप देख सकते हो ये जूट यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है, क्योंकि बिकॉज क्लाइमेट ही, क्योंकि हुगली रिवर के पास ज़्यादा ह्यूमिडिटी है पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के वजह से। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली रिवर। अब इंडस्ट्रीज जो है जूट की इंडस्ट्रीज के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, ज्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वही है आपका। तो एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे है, रेलवे वहाँ का बहुत अच्छा है, रोडवेज वहाँ के बहुत अच्छे हैं, वाटरवेज बहुत अच्छे हैं, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द मिल्स। तो जूट जहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है जूट आपका? जूट प्रोड्यूस होता है आपका वेस्ट बंगाल में, जूट प्रोड्यूस होता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल से बाकी हमारे बाहर के देशों के लिए, अगर जूट जब जाता है बाहर के देशों के लिए, अगर हमें जूट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, बाहर कंट्रीज के लिए, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए और साथ ही साथ हमारी इंडिया के बाकी प्लेसेस के लिए, ठीक है, इंडिया की बाकी प्लेसेस के लिए अगर हमें जूट, जब हमें एक्सपोर्ट करना है, जूट हमें बाहर भेजना है, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल में मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल के लिए, मिल्स तक जाने के लिए, रोडवेज, वाटरवेज, क्योंकि हुगली रिवर के थ्रू भी शिप्स वगैरह जा सकते हैं, ओशन के थ्रू भी जो है वहाँ से जूट जो है बाकी अदर कंट्रीज में जो है भेजा जा सकता है। रेलवेज है, रेलवे के थ्रू भी जो है, रेलवे के थ्रू इंडिया की बाकी प्लेसेस में जूट जो है एज अ रॉ मटीरियल सप्लाई होता है, ठीक है। अबंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट, और रॉ जूट को पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेसिव वाटर चाहिए। चीप लेबर फॉर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत चीप लेबर मिल जाता है। वेस्ट बंगाल जो है, सब शायद मैंने जितना अपना अब तक जो है जितना एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल जो है ऑल ओवर द इंडिया में, हमारी पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा गरीबी ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और यही सारी प्लेसेस में है। दैट इज़ वाई यहाँ पर चीप लेबर जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के बारे में एक बात और भी बता दूं कि वेस्ट बंगाल से वुमेन्स, मेंस, ठीक है, आप लोग बड़े हो, सब आप लोग समझते हो, ठीक है, वुमेन, मैन और चिल्ड्रन की जो है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, चिल्ड्रंस की वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से इंडिया में, वेस्ट बंगाल से इंडिया में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है,
ठीक है। स्मगलिंग का मतलब होता है, इसका स्मगलिंग आपको बताइए, जैसे जानवरों की स्मगलिंग होती थी, ठीक है, जैसे एनिमल्स की होती थी ना, उनके टीथ, एनिमल के एलिफेंट के टीथ, स्किन, ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्मगलिंग होती है। जो स्मगलर्स होते हैं वो इनको हंटिंग और पोचिंग, जो कि बैन है हमारी कंट्री में, लेकिन पहले हंटिंग एंड पोचिंग जो है बहुत ज़्यादा होती। तो होता क्या है कि मैंने यहाँ पर आपको इसलिए ये बताया वुमेन्स और चिल्ड्रन मैन की स्मगलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गरीबी है कि वहाँ पे चीप लेबर बहुत ईजिली मिल जाता है, सस्ता लेबर बहुत आराम से मिल जाता है। और साथ ही साथ मतलब चीप लेबर, और ये मैंने इसलिए भी बताया स्मगलिंग के लिए कि लेबर जो है वहाँ से वेस्ट बंगाल से खरीद के इंडिया लाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इन वुमेन्स को, मेंस को, चिल्ड्रन को एज अ लेबर के तौर पे काम करवाने के लिए इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो है भेजते हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो है स्मगलिंग करके भी लेकर आते हैं, खरीद के वहाँ से बच्चों को, आदमियों को, औरतों को खरीद के इंडिया की अलग अलग प्लेसेस में जाकर बेचते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड ऐसा नहीं है कि स्लेव ट्रेड खत्म हो गया है, स्लेव ट्रेड आज भी है, इसलिए वहाँ पर चीप लेबर मिलता है। हम वेस्ट बंगाल से एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। देखा मैंने आपको कहा ना कि चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश जो ये लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है। उत्तर प्रदेश में आपको सस्ता लेबर बिल्कुल रॉन्ग है। एनसीईआरटी भी अगर लिख रही है तो बिल्कुल गलत है, इसे काट दीजिएगा और उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ ना वो कई जगहों पर, मतलब बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में वो फैक्ट नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत लिखी है और वो ना ही अपडेट होती है ना कुछ होती है, ठीक है। मैंने बिहार का नाम लिया था कि वहां पर भी चीप लेबर मिल जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये कुछ प्लेसेस हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां पर जो है आपको सस्ता चीप लेबर मिलता है। दूसरी स्टेट्स में बेचते हैं, उन स्टेट्स में, जिन स्टेट्स में बेचते हैं उनमें से यूपी है हमारा स्टेट। हमारे स्टेट में, हमारे यूपी स्टेट में आपको बहुत सारे बंगाली मिल जाएंगे, बंगाली के साथ साथ आपको बांग्लादेश के लोग हमारे यूपी में मिल जाएंगे। कोलकाता हैज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पार्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट्स गुड। तो कोलकाता जो है सेंटर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आपकी कोलकाता, और कोलकाता जो है काफ़ी बड़ी सिटी है, प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। ये बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है एंड एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। तो रिशरा एक सिटी है, वहाँ पर जो है आपकी पहली जूट मिल जो है सेटअप हुई थी आफ्टर पार्टीशन के बाद 1947 में पार्टीशन हुआ, अगस्त में, 15 अगस्त में, 15 अगस्त के बाद ही सेटअप हुई है। जूट मिल रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जिसे बाद में ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन बाद में उसको नाम दिया गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को भी जो है पाकिस्तान से इंडिया ने ही फ्री कराया था, ठीक है। जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने जो है इस वाले ईस्ट पाकिस्तान पे, जो बांग्लादेश वाला जो आपका यहाँ पर है, अगर आपका इंडिया है तो बांग्लादेश आपका इस साइड पड़ता है, ये वाले पार्ट में। तो ये पूरा जो बांग्लादेश का पार्ट था ये पहले इंडिया में ही था, और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो 1947 में देश आज़ाद होने पर इसको नाम दिया गया था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान और ये बना था आपका वेस्ट पाकिस्तान। सो ज़्यादातर हमारी जो मिल्स वगैरह थी देश आज़ादी के बाद ही जूट मिल जो है स्टैब्लिश हुई, और स्टैब्लिश होने की वजह से क्या हुआ कि देश आज़ाद हुआ। यहाँ जब ये अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो ज़्यादातर जूट की जो मिल्स थी वो ज़्यादातर बांग्लादेश के पास चली गई। ये वाला एरिया इसलिए अलग किया क्योंकि यहाँ पर जो थी आपकी मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और जो मुस्लिम के जो दान देता कहे जाते हैं, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया, उनका कहना था कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इस पार्ट में जहाँ पर जिन्ना, जिनका नाम था, ठीक है, जिन्ना, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है वो पार्ट जो है आप हिंदुस्तान से अलग कर दो।